हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अथर्व जीके जीएस क्लासेज में। भारत का भूगोल सीरीज के अंतर्गत अभी तक 10 वीडियो आ चुके हैं। आज 11वां वीडियो आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूं। भारत की नदी चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से जान लिया है। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी में, यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमांग युंगडुंग हिमनद से होता है। मानसरोवर झील चेमांग युंगडुंग, चेमांग युंगडुंग नामक स्थान से होता है। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर बहती हुई तिब्बत के समतल मैदान में ये 1200 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में बहती है। तिब्बत में इस नदी को सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ शोधन। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर ही 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय के श्रेणी के समानांतर बहती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद फिर दक्षिण की ओर तीव्र गति से मोड़ बनाती है। दक्षिण की ओर मुड़ करके मध्य हिमालय के क्षेत्र में नामचा बारवा पर्वत के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। भारत में ये नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के सादिया में। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के सादिया में ये प्रवेश करती है भारत में, जहां यह दिहांग कहलाती है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में जहां पर ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के सादिया में, वहां पे इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे से आकर के मिलती है। बांग्लादेश में आकर के तिस्ता नदी मिलती है, जहां इसका संयुक्त प्रवाह जो है ब्रह्मपुत्र और तिस्ता का संयुक्त प्रवाह जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में यह नदी जो है पद्मा नदी, जिसे हम लोग बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी में आकर के मिल करके संयुक्त रूप से ये सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित कर देती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है और इसके जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होती है, जिस कारण अवसाद बह करके उस नदी में आती रहती है। इस नदी के मार्ग में बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं। मजुली जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसी नदी तट पर स्थित है। मजुली याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो मजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस नदी में दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में आकर के मिलती है और तिस्ता सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आकर के मिलती है और मेघना बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में।
ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहली सहायक नदी का नाम है संकोश नदी। संकोश नदी जो है वो उत्तरी भूटान से निकलती है। भूटान से निकल करके असम और पश्चिम बंगाल के बीच यह सीमा बनाती है और असम बांग्लादेश की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है। इसके बाद दूसरी सहायक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की एक सहायक नदी है जो तिब्बत के नीलामू झील से निकलता है। तीस्ता ये नीलामू झील से निकलती है, तिब्बत के नीलामू झील से निकलती है और रंगपुर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में आकर के ये मिल जाती है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ी में एक तीव्र और विशाल गार्ज का निर्माण करती है। इसमें रंगीत, रांगपो, सिबोक, रोंगजे, रंगयेग जैसी हिमालय की सहायक नदियां हैं एवं लीस, गीस, सालदंगा जैसी सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती है। इसी तीस्ता नदी के तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी तट पर स्थित है। इसके बाद अगली नदी की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है रंगित नदी। रंगित नदी जो है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम रंगित नदी जो है पूरे विश्व में जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद अगली नदी है मानस नदी। मानस तिब्बत से ही निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में हम लोग पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। पूर्ववर्ती नदी वो नदियां होती है जो हिमालय के निर्माण से पूर्व भी बह रही थी। तो मानस एक पूर्ववर्ती नदी है जो वृहत हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। लघु हिमालय में इसके प्रवेश के साथ ही अनेक नदियां इसमें आकर के मिलती है तथा इसके बाद यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। तो इसका मुहाना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगले ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी यह ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग बहुत लंबा है। पर्वत से निकलने के बाद यह ऊपरी असम में के मैदान में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात लखीमपुर के समीप में यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सुबनसिरी नदी लखीमपुर के निकट ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। अगला नदी है बराक नदी। बराक नदी नागालैंड के क्षेत्र से निकल करके बराक नदी नागालैंड में माउंट जपोब से निकलती है। माउंट जपोब माउंट जपोब से निकलकर मणिपुर में दक्षिण की ओर बहती हुई कैंची मोड़, कैंची मोड़ कहने का मतलब होता है हेयर पिन, हेयर पिन का निर्माण करती है। इसी नदी बेसिन में मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है। मासिनराम, चेरापूंजी जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बांग्लादेश में बराक नदी को हम लोग सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। सुरमा, बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी ढाका के दक्षिण में पद्मा में आकर के मिलती है और इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। इसके बाद अगले नदी की बात करते हैं। अगला नदी है कालादान नदी। यहां पर मैं लिख रहा हूं कालादान नदी। कालादान नदी जो है मिजोरम के दक्षिणी भाग को अपवाहित करती है। त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पर है। मिजोरम के दक्षिणी भाग में अपवाहित होते हुए और दक्षिण की ओर मुड़ करके यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र की एक अन्य सहायक नदी है जिसका नाम है सुरमा नदी। यहाँ पे है
सुरमा नदी जो है वो मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढाल से निकलती है और इसके ऊपरी भाग को बराक नदी कहा जाता है। बराक नदी इससे पहले हम लोगों ने देखा है। तो सुरमा जो है वो सुरमा का ऊपरी भाग, सुरमा नदी का ऊपरी भाग बराक नदी कहलाता है और यह 1900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात पद्मा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसमें आकर के मिल जाती है। तो ये सारा फैक्ट ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं। जहां तक प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता की बात है तो ये अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलती है और विसर्प नहीं बनाती है, अर्थात घूम घुमा करके नहीं चलती है। ये नदी 12मासी नदी नहीं होती है। हिमालयी नदी जो है वो 12मासी नदियां होती है, वर्ष भर उसमें जल भरा रहता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां 12मासी नदियां नहीं होती है। ये नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती है। यद्यपि कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहने के कारण, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करके ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी सेंट लॉरेंस नदी की है। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं तो उसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कोयना, पेन्नार, कावेरी, पेरियार, कृष्णा, ये सारी की सारी नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। तो इन सारे के बारे में हम लोग एक एक करके अभी चर्चा करते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे पहली नदी की हम लोग बात करते हैं, उसका नाम है महानदी। महानदी जो है वो अमरकंटक पठार के सिहावा, ये कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ के सिहावा के निकट से निकलती है। यह नदी पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा में ही ये अपना जल प्रवाहित कर देती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है। 851 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है। 851 किलोमीटर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा उड़ीसा में ये बहती है। अर्थात ये नदी 4 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इस महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, मांड तथा इव है जो कि बाईं ओर से मिलती है, जबकि जोंक, लोंग और तेल इसकी सहायक नदी है जो इसके दाहिने तट से आकर के मिलती है। तो महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार के सिहावा नामक स्थान जो कि छत्तीसगढ़ में है और मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में हो गई। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर क्षेत्र में हो गया तथा विस्तृत जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। अगले नदी की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाराष्ट्र के नासिक से, नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से यह निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये यहाँ आपका ये गोदावरी नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ आकर के ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसका विस्तार जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में ये बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में वर्धा, वेनगंगा, मनेर, सबरी, इसके अलावा पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ताल, मंजरा, ये सारा का सारा इसकी सहायक गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 मीटर है, 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे हम लोग बृहद गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी घाटी में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का भंडार प्रचुर मात्रा में है और इस नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है उसमें पोचमपद और जायकवाड़ी दो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है जो गोदावरी नदी पर चलाई जा रही है। अब गोदावरी नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर की बात करते हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करते हैं, तो उसमें नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्राचलम, इसके अलावा नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री और बालाघाट ये प्रमुख शहर है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगले नदी की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी जो थी वो सबसे बड़ी नदी थी प्रायद्वीपीय भारत की, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कृष्णा नदी है। इस नदी का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तीन राज्यों में कृष्णा नदी का विस्तार है। कृष्णा नदी के उद्गम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलने के बाद ये आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित कर देती है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर में कृष्णा नदी का विस्तार है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, हिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें श्रीशैलम, नागार्जुन और इसके अलावा अलमाटी बांध, अलमाटी कर्नाटक में है। ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कृष्णा नदी पर चलाई जा रही है। अब अगला नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो यहाँ है, ये कावेरी नदी है आपका। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। एक बार फिर से, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। 800 किलोमीटर क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है। यहाँ पर पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी जो है दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। ये दक्कन का पठार का क्षेत्र है, यहाँ पे प्रवाहित होती है और यह शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण करती है। कावेरी नदी ही दो द्वीप का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये तीन राज्यों में इसका अपवाह होता है। मैसूर में 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बना करके कृष्णराज सागर जलाशय का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व
इसमें कुछ सहायक नदियां हैं इसकी जो इसमें आकर के मिलती है। उन सहायक नदियों का नाम है हेमवती, अर्कावती, काबिनी, भवानी, तीर्था और अमरावती। ये सारी इसकी सहायक नदी है। अमरावती नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। यह कावेरी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर होता है और इसकी लंबाई 175 किलोमीटर है। यह करूर जिला, तमिलनाडु में है करूर जिला, वहां पर आकर के कावेरी से मिल जाती है। अमरावती नदी बेसिन का अत्यधिक औद्योगिकरण होने के कारण ये नदी प्रदूषित हो गई है। अब अगले नदी की बात करते हैं। अगला एक मुख्य नदी है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में, ये नर्मदा नदी है आपका। नर्मदा नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश घाटी से बहते हुए यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका कारण यह है कि यह भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, जिस कारण इसमें अवसाद का अभाव होता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होने के बाद यह भ्रौच के निकट कैम्बे खंभात की खाड़ी में अरब सागर में आकर के गिर जाती है। नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चलाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 3 राज्यों से होकर के विस्तृत है और नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें से अधिकांश समकोण मुख्य धारा से आकर के मिल जाती है। इसके बाद अरब सागर में गिरने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी की हम लोग बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी की तरह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है या एस्चुअरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण ये भी नहीं करती है। इस नदी का मुहाना भी अरब सागर में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में स्थित मुल्ताई से होता है। मुल्ताई। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर ही बहती चली जाती है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो नर्मदा नदी से कम है। पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली यह महत्वपूर्ण नदी है और इसकी लंबाई कुल जो है वो 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है। इसका अपवाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों में स्थित है। अगले नदी की हम लोग बात करते हैं। अगला नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह नदी पुष्कर झील से 2 धारा सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी से निकलती है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये नदी जो है इसका उद्गम स्थल, लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पहाड़ी है। लूनी नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी कहने का मतलब तात्पर्य ये होता है कि जो नदी मैदानी क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी मैदानी क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे अंतःस्थलीय नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। इस नदी को लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होता है।
मध्य प्रदेश से उद्गम होकर के इसका खांडू के निकट राजस्थान के बसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और यह नदी नरबली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ करके गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। माही एक छोटी सी नदी है। तो ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो गई। अगले वीडियो में हम लोग भारत की नदी परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफी उपयोगी साबित होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।